नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास के राज, जहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि उसके छुपे हुए राज खोले जाते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य आखिर गिरते कैसे हैं? सोने की तरह चमकने वाली सल्तनतें देखते ही देखते धूल में कैसे मिल जाती हैं? हम हमेशा शुरू करने वालों को याद रखते हैं, चंद्रगुप्त, अशोक। लेकिन उस कहानी का क्या जो अंत में आती है? आज हम बात करेंगे उस राजा की जिसने अंत देखा, जिसने एक टूटते हुए साम्राज्य को संभालने की एक नामुमकिन सी कोशिश की। बिल्कुल। हर कोई अशोक द ग्रेट की बात करता है, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि आगे क्या हुआ। जब आपको एक ऐसी विरासत संभालनी पड़ती है जो बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही बहुत नाजुक भी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। साल है 322 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक की मृत्यु हो चुकी है और पाटलिपुत्र के दरबार में एक अजीब सी खामोशी है। सिंहासन के लिए संकट खड़ा हो गया है और पूरे साम्राज्य में अफरा तफरी का माहौल है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़े फैमिली बिजनेस के फाउंडर के जाने के बाद वो पूरा कारोबार दो भाइयों में बंट जाए। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का भी ठीक यही हाल हुआ। साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी और पूर्वी, और जाहिर है इस बंटवारे ने पूरी सल्तनत को कमजोर कर दिया। तो मतलब दशरथ को साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा मिला, जहां राजधानी मगध थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उन्हें असल में किस तरह का साम्राज्य मिला था? क्या ये वही अखंड भारत था जिस पर कभी अशोक राज करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दशरथ को जो ताज मिला ना, वो पहले दिन से ही टूटा हुआ था। उनके सामने एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन था, एक बिखरते हुए साम्राज्य को किसी तरह बचाना। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। अशोक को मिला था एक विशाल, अमीर और मजबूत सेना वाला साम्राज्य, लेकिन दशरथ को एक खाली खजाना, एक कमजोर सेना और प्रांत जो एक एक करके हाथ से निकल रहे थे। ये बात काफी दिलचस्प है कि क्या अशोक की अपनी नीतियां, जैसे धम्म और अहिंसा, अनजाने में साम्राज्य को दशरथ के लिए कमजोर कर गईं? परेशानियां बहुत बड़ी थी। खजाना धर्म के प्रचार में लगभग खाली हो चुका था। सेना को सालों से युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, और एक के बाद एक प्रांत जैसे कलिंग खुद को आजाद घोषित कर रहे थे। ये काफी मजेदार है। एक तरफ साम्राज्य बिखर रहा है और दूसरी तरफ दशरथ खुद को देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय कह रहे हैं। क्या ये बस एक कोशिश थी ये दिखाने की कि सब कुछ ठीक है? एक तरह की पॉलिटिकल ब्रांडिंग? ठीक यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। जहां एक तरफ दशरथ राजनीतिक तौर पर जमीन खो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक अलग तरह की, कहीं ज्यादा स्थायी विरासत बना रहे थे। एक ऐसी विरासत जो आज भी मौजूद है। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अशोक ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया, लेकिन उनके पोते दशरथ ने एक ऐसे पंथ को संरक्षण दिया जो बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था, और वो थे आजीवक। आजीवक संप्रदाय का मानना था कि सब कुछ भाग्य पर, यानी नियति पर निर्भर है। इंसान कुछ नहीं बदल सकता, सब पहले से तय है। जरा सोचिए, एक राजा का ऐसे दर्शन को समर्थन देना जो कर्म के बौद्ध सिद्धांत से एकदम उलट हो, ये उस समय के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता को भी दिखाता है। और उन्होंने ये समर्थन सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से दिखाया। दशरथ ने बिहार की नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 शानदार गुफाएं बनवाईं, गोपिका, वर्थिका और वापिया। इन गुफाओं की दीवारों पर आज भी ऐसी पॉलिश है जो शीशे की तरह चमकती है। ये मौर्य कला का एक अद्भुत नमूना है, मानो प्राचीन आर्किटेक्चर का कोई आईफोन हो। और इन गुफाओं पर उन्होंने जो लिखवाया वो किसी कविता से कम नहीं है। उन्होंने ये गुफाएं आजीवकों को तब तक के लिए दान कर दी जब तक सूरज और चांद रहेंगे। उनकी राजनीतिक शक्ति भले ही खत्म हो रही थी, लेकिन ये दान हमेशा के लिए था। लेकिन उनकी इस सांस्कृतिक देन के बावजूद हम इस कठोर सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राजनीतिक तौर पर मौर्य साम्राज्य पतन के कगार पर खड़ा था। और उनके पास समय बहुत कम था, सिर्फ 8 साल। सोचकर देखिए, एक बिखरते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए सिर्फ 8 साल का वक्त, ये कितना बड़ा दबाव रहा होगा। और उन 8 सालों में साम्राज्य की नींव सच में हिल गई। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, कलिंग, गांधार और कश्मीर जैसे बड़े प्रांतों ने उनके छोटे से शासनकाल में ही खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है,
क्या ये सब उनकी गलती थी, या इस मोड़ पर साम्राज्य का पतन होना तय हो चुका था और कोई भी उसे नहीं रोक सकता था? चलिए अब दशरथ की विरासत का अंतिम मूल्यांकन करते हैं। उन्हें सिर्फ एक कमजोर उत्तराधिकारी के चश्मे से देखना शायद सही नहीं होगा। हमें दशरथ को उस राजा के रूप में नहीं देखना चाहिए जिसने पतन की शुरुआत की, बल्कि शायद उस राजा के रूप में देखना चाहिए जिसने इस अवश्यंभावी पतन के दौरान साम्राज्य की संस्कृति और कला को बचाने की पूरी कोशिश की। उनके शिलालेख अशोक के महान युग की आखिरी निशानी थे। तो उनकी विरासत आखिर है क्या? अगर हम इस चार्ट को देखें तो उनकी राजनीतिक सफलता बहुत कम थी, लेकिन उनका सांस्कृतिक और वास्तुकला में योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये एक क्लासिक केस है जहां एक शासक जंग के मैदान में शायद हार गया, लेकिन इतिहास की किताबों में अपनी एक अलग जगह बना गया। और शायद यही उनका सबसे सही मूल्यांकन है। इतिहासकार उन्हें मौर्य शासकों की आकाशगंगा में अंतिम चमकता सितारा कहते हैं। एक ऐसा सितारा जो तब चमका जब चारों ओर अंधेरा छा रहा था, और उसने अपनी कला से उस अंधेरे में भी रोशनी बिखेरी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इतिहास को शासकों को सिर्फ उनके जीते हुए क्षेत्रों से आंकना चाहिए, या फिर उनके द्वारा बचाई गई विरासत से? दशरथ की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सफलता का असली मतलब क्या है। अगर आपको ये रहस्यमयी इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही छुपे हुए राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।